हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर सेम आपका 6 कोड है आपका 6001। कहीं पर ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, कानूनों का निर्वचन। क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब से पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है। या आपका कोई लॉ से रिलेटेड डाउट है या आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे एसएमएस करके बात कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम में आपके 20 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 5 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। अधिकतर तो 99% तो आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं, और कभी चांस ऐसे रहते हैं जो आपके 4 रख दिए जाते हैं। अगर 5 आएंगे तो आपको 4 का एक क्वेश्चन होगा, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपका 5 का एक होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को। जैसा कि हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो लैंग्वेज को समझने के लिए, किस लैंग्वेज को, एक्ट की लैंग्वेज को जानने के लिए, एक्ट का सार, संपूर्ण सार जानने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन से बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट से बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग ही अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस से आप क्या समझते हैं। एग्जामिनर आपको सिर्फ इतना लिख के देगा वहां पर, रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, बस इतना लिखेगा। से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा। इसे प्रतिसाधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या एग्जामिनर आपसे कह सकता है प्रतिसाधन का सिद्धांत। प्रतिसाधन का सिद्धांत इतना लिखा आएगा सिर्फ, या कह सकता है प्रतिसाधन का जो सिद्धांत है अर्थ बताइए। ठीक है, प्रतिसाधन का अर्थ होता है किसी को वस्तु या सब, वस्तु से समझो, किसी को वस्तु जो है दे देना। एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे ए है, ए का कोई पुत्र है, ठीक है, और ए के जो पिताजी हैं वो हैं सी। अब सी के नाम पर कोई भूमि है। अब भूमि के इस टुकड़े को पिता किसके नाम पर कर रहा है, पुत्र के नाम पर। तो उस संपत्ति का भी अधिकार और जो उसका प्राकृतिक और जो वास्तविक अधिकार है, दोनों उसे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रतिसाधन का सिद्धांत। इसी प्रकार से जब हम विधि पढ़ते हैं तो विधि के अंतर्गत एक शब्द के या एक वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, और हम जब कंपेयर करने बैठते हैं तो लगता है दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या है, विधि की भाषा को सही उद्देश्य में ले जाने के लिए उन दोनों वाक्यों में से जो सटीक होता है उसको हम अपना लेते हैं। हालांकि जो दूसरा शेष रह जाता है वो इसकी प्रतिक्रिया को पूर्ण कर देता है, यानी कि वो भी उसमें लागू होने के लिए संपूर्ण सत्यता लेकर बैठता है। लेकिन हम क्या है, सिर्फ एक को लेते हैं। ठीक है, आर्ट्स बॉन्ड के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी है। आर्ट्स बॉन्ड के अनुसार प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिसाधन, गिवन ईच टू ईच। एक इसमें केस है कॉमनवेल्थ बनाम बराबर। इसमें यह कहा गया है कि एक वाक्य के विभिन्न अंशों या विभिन्न वाक्यों का अर्थ, मतलब कोई एक वाक्य है या तो वाक्य के विभिन्न अंश या वाक्यों के जो शब्द हैं उनका कोई अलग अलग अर्थ हो। ठीक है, जैसे यहां पर समझिए प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिसाधन। इस जो ये डेफिनेशन है, जो एक वाक्य है, हम इसका विभिन्न विभिन्न प्रकार से अर्थ निकालें या हम प्रत्येक का अर्थ अलग अलग निकालें। ठीक है, तो बात क्या है, हम निकाल तो इसी डेफिनेशन के वो रहे हैं शब्दों का अर्थ। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि एक वाक्य के विभिन्न अंशों या विभिन्न वाक्यों का अर्थ संदर्भ क्रम से अन्य अंशों या वाक्यों से लगना चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंधित है। जब हम, जैसे कि एक डेफिनेशन है, ये एक वाक्य है, इस संपूर्ण वाक्य का हम एक से अधिक अर्थ निकालें, ठीक है, या इसके एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकालें, तो कहने का मतलब है ये क्या है, एक से ही संबंधित हो और ये परिपाटी उसी के समक्ष जाती हो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब एक समझिए, हम इस संपूर्ण का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं
या हम एक एक शब्द का अर्थ निकाल कर फिर इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो निकाल तो हम अर्थ ही रहे हैं ना। तो क्या है प्रतिसाधन, मतलब जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जा उसी दिशा में रहा। जिस प्रकार से कोई ग्रामर का सेंटेंस होता है, हम उससे जब देखते हैं एक सेंटेंस को देखिए, तो हम या तो मीनिंग बाई मीनिंग उसका हिंदी अर्थ निकालें या फिर डायरेक्टली उसका हिंदी अर्थ निकाल लें। ठीक है, निकाल उसका अर्थ ही रहे हैं, जो कि एक दूसरे से संबंधित है, चाहे व्याकरण मूलक व्याख्या से अन्यथा बात प्रतीत हो। मैं अपनी सभी वास्तविक और व्यक्तिक संपत्ति को कै के नाम उत्तरदान और अर्पण करता हूं। ठीक है, वास्तविक संपत्ति जो संपत्ति पे जो नाम है वो भी दान करता हूं, और व्यक्तिगत अधिकार जो मेरे अधिकार थे उन अधिकारों को भी मैं इसको दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। ठीक है, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जैसे पिता ने पुत्र के नाम पर संपत्ति कर दी और ये कह दिया कि जीते जी ये संपत्ति मेरी है, मरने के बाद मेरे बच्चों की होगी। ठीक है, तो हम संपत्ति बच्चों के नाम पर कर देते हैं लेकिन अधिकार पिताजी के पास ही बने रहते हैं। ठीक है, या कभी कभार ऐसा होता है पिताजी उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं लिखवाते हैं, वो संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन जो सम्मानित परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, जो संपत्ति चाहे बच्चों के नाम हो जाए फिर भी दादा दादी की, पिताजी की या चाचा ताऊ की, जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनकी ही चलती है घर में। ठीक है, तो इसमें बोला है मैं अपनी सभी वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति को कै के नाम उत्तरदान और अर्पण करता हूं। तो यहां पर समझने का मतलब यह है, इन्होंने बोला है कि मैं संपत्ति को भी दान करता हूं और जो उस संपत्ति पर कार्य करने का जो अधिकार है वो भी मैं इनको सौंप रहा हूं। आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्तिगत अधिकार रख सकते हो। I devise and bequeath all my real and personal property to a। उक्त सिद्धांत के अनुसार उत्तरदान का संबंध वास्तविक, देखिए आप वहां पर इसे इंग्लिश में ना लिखना, ठीक है, सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना है। उत्तरदान का संबंध वास्तविक संपत्ति तथा शब्द का संबंध व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ा हुआ माना जाएगा। ये था आपका शॉर्ट। कभी कभी देखो मैंने इस क्वेश्चन को ना वेरी शॉर्ट में रखा है, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब ये 10 नंबर में भी आ जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया है जिससे ये 10 में भी आ जाए तो भी आप कर लो, और 5 या 4 में आए तो भी आप इसे आसानी से कर दो। 10 में आए तो आपको ये पूरा ही करना है, और अगर ये आपका 5 नंबर में आए तो आपको डेफिनेशन और ये केस सिर्फ आपको लिख देना है, इससे ज्यादा नहीं। ये केस और ये डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जस्ट डिसेरे एंड जस्ट डेयर। जस्ट डिसेरे एंड जस्ट डेयर, इस सिद्धांत का अर्थ है न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, विधि का निर्माण करना नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो विधि बनाई गई होती है, जो विधि का उद्देश्य होता है, उसी के अनुरूप वो निर्णय देते हैं, ठीक है, ना कि वो विधि का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत न्यायाधीशों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। एग्जाम्पल मिर्जा बनाम झंडाराम 1930 लाहौर का केस है। इसमें न्यायमूर्ति टेकचंद ने यह व्यक्त किया कि न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था टेकचंद, उन्होंने कहा था कि न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, निर्माण करना नहीं। कोई भी जो न्यायाधीश है विधि की घोषणा करता है, उस विधि की जो विधायिका ने बना दी है उसी के उद्देश्य को पूरा करना है, ना कि नई विधि का लागू करना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है एक्सप्रेसम फैसेट सिसेयर टेसियम से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष शब्द किसी संलग्न तात्पर्य को समाप्त कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जैसे हमने कोई वाक्य बोला, वाक्य के पीछे हमने कोई और एक शब्द जोड़ दिया तो वो पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल देते हैं, ठीक है। या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, या कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। क्या जो अतिरिक्त जो शब्द होते हैं उसके लगाए बिना वो शब्द का ये जो वाक्य का अर्थ है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है, वाक्य का पूरा ही अर्थ बदल देते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष उल्लेख से भिन्न किसी भी वस्तु का असंबंध होना व्याख्या का एक महत्वपूर्ण आधार सूत्र है। एग्जाम्पल, जहां किसी इच्छा पत्र में यह उपबंध किया गया हो कि, उपबंध का मतलब है
यह अर्थ दिया गया हो या यह जोड़ा गया हो कि निष्पादक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, मतलब जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो उसकी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, भूमि का एक भाग विक्रय कर सकेगा, वहां वह प्रशासन के दौरान विशिष्ट शक्ति का प्रयोग एक सामान्य शक्ति के रूप में इस प्रकार नहीं कर सकेगा कि वह सारी संपत्ति का ही विक्रय कर दे। यहां पर बोला है कि एक निष्पादक है, एक संपत्ति का मालिक है, वहां पर बोला है कि आप जो है इसके कुछ विशिष्ट भाग का आप प्रयोग कर लेना, विशिष्ट भाग का कोई प्रयोग करना। तो यहाँ पर विशिष्ट भाग से ये नहीं है कि वो संपत्ति के संपूर्ण भाग को बेच दे या उस पर उपयोग करने लग जाए, नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए। विशिष्ट मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए या विशिष्ट भूमि के भाग को आप प्रयोग कर सकते हो। तो हम एक तो ये बोले आप भूमि को प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो हमने बोला आप भूमि को, ये भूमि है और जिसकी ये भूमि थी उसने बोला आप भूमि को प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने यह बोला कि आप भूमि के किसी विशिष्ट भाग को उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो विशिष्ट भाग जैसे ये हो गया या ये वाला हो गया, कोई सा भाग, तो हम उसका अर्थ लगा रहे हैं उसी भाग से जो विशिष्ट है। देखना, एक शब्द ने पूरी कहानी बदल दी। एक तो बोल रहे हैं आप भूमि का उपयोग कर लो, तो भूमि में तो संपूर्ण आ गई। एक बोल रहे हैं कि आप विशिष्ट भूमि का उपयोग करना, कि इसमें से किसी अंश का। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जूरे नेचुरे सुंट इक्यू चेविलिया से आप क्या समझते हैं। वर्ड भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं बहुत अजीब से। जूरे नेचुरे सुंट इक्यू चेविलिया, इसका अभिप्राय यह है कि नैसर्गिक विधि अपरिवर्तनीय है। नैसर्गिक या नैसर्गिक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। नैसर्गिक का दूसरा अर्थ है हमारा प्राकृतिक। प्राकृतिक जो विधि होती है, जो हमारी नेचुरल विधि होती है, वो क्या है, अपरिवर्तनीय होती है। अपरिवर्तनीय मतलब उसका बदला नहीं जा सकता है। आरंभ में यह धारणा थी कि ऐसी कोई संविधि जो प्राकृतिक साम्य या तर्क से विसंगत होती थी तो उसे शून्य माना जाता था, लेकिन यह कोई निरपेक्ष धारणा नहीं है। यह एक ऐसा दिशा सूचक है जिसका अनुसरण करने के बजाय दुर्लक्ष्य करना चाहिए। यहाँ पर बोला है कभी कभी ऐसा होता है जब हम न्याय की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, न्याय देने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या है, प्राकृतिक विधि जो हमारी नेचुरल विधि है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय देते हैं। या हमने देखा होगा जो हमारी प्रथाएं हैं वो हमारी विधि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो कभी कभी किसी प्रथा यानी हमारी प्राचीन जो प्राकृतिक विधि है, नेचुरल विधि जो होती है हमारी, उसमें क्या है, कुछ तर्क दिए जाते हैं, कुछ आलोचनाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर क्या है, उसे शून्य घोषित कर दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि जैसे बुजुर्गों से हम पूछते थे, या जो प्राकृतिक विधि है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके आलोचना जो तर्क दिए जाते थे हम उसे शून्य तो करते थे, लेकिन उस समय के लिए शून्य करते थे जो उस समय उस निर्णय में सही साबित नहीं हो रही हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही उस विधि को हटा दिया गया है या शून्य कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अट रेस मैजिस बेलियट क्वाव पेरियट से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत को अमान्य से मान्य करना अच्छा है का नियम भी कहा जाता है। अमान्य से मान्य करना, इस नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अमान्य से मान्य करना अच्छा है का अर्थ बताइए। इसके अनुसार जहां दो अनुकल्पित अर्थान्वयन संभव हो वहां न्यायालय को ऐसा ग्रहण करना चाहिए जो इस प्रयोजन के अनुकूल हो जिसके लिए संविधि बनाई गई है, न कि उसे जो संविधि के प्रयोजन की पूर्ति में बाधक बने। कहने का मतलब यह है, जब कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ, विधि का कोई ऐसा शब्द हो जब हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो उसके एक से अधिक अर्थ जो है निकलते हों और दोनों ही अर्थ क्या है, सटीक बैठते हों, तो हम उसमें से उस शब्द को या उस वाक्य को हम ग्रहण करेंगे जो हमारे निर्णय में सबसे ज्यादा सटीक बैठता हो, ठीक है।
जो, और दूसरा हम उसी वाक्य को लेंगे जो एक तो सटीक बैठता हो, दूसरा वो वाक्य जिस विधि को, मतलब जिस उद्देश्य के लिए विधि को लागू किया है उस उद्देश्य को वह वाक्य पूरा करता हो। ठीक है, इसमें एक केस है मथु गौडर बनाम पेरियन्ना गौडर। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है, किसी भी संविधि की व्याख्या करते समय न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्याख्या उस संविधि के उद्देश्य की पूर्ति करने वाली हो, न कि उसे विफल करने वाली हो। जब हम यानी जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति जो होते हैं, जब किसी विधि के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है या वाक्य का इस अर्थ समझ में नहीं आता है, तब हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम उसमें से उस शब्द को या उस वाक्य को लेते हैं जो विधि के उद्देश्य को पूरा करता हो, ना कि उस विधि को संकुचित करता हो। ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है और उन्होंने निर्णय भी दिया है। देखो मेरा जो हाथ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखो जैसे बताया था, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है कंधे पे, राइट हैंड है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताता, लेकिन ज़्यादा पेन चलाने से ना नसें खिंच रही हैं, दर्द हो रहा है हाथ में, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बोल बोल के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, और अगर आपको समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके भी बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, संविधियों की व्याख्या में बाहरी सहायता का क्या तात्पर्य है। एक क्वेश्चन था बाहरी सहायता। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई शब्द है, जैसे ये नैसर्गिक है, अब हम आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नैसर्गिक शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे। अब ये विधि में दे दिया कि नैसर्गिक अगर कोई विधि है, हम उसी के अनुकूल नई विधि को लगाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नैसर्गिक। सर ये नैसर्गिक क्या होता है, तो हमने जाके गूगल करा, ठीक है, या क्या है हमने डिक्शनरी करी। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, तो नैसर्गिक का अर्थ क्या निकल के आएगा, प्राकृतिक, इंग्लिश में निकल के आएगा आपका नेचुरल। ठीक है, तो इससे क्या है, हमने इसका अर्थ देखने का प्रयास किया। या नैसर्गिक का अर्थ ये हो सकता है जो प्राचीन काल से, यानी अर्थ हो सकता है लंबे काल से, या प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ तो क्या है, जो लंबे समय से चली आ रही है, जो प्राचीन विधि है। ठीक है, इसके 2-3 अर्थ निकले, लेकिन अब हमें इसमें से एक ऐसा शब्द उठाना है, लगाना है, जो हमारी विधि पर जाके सटीक बैठे। ठीक है, और जो उद्देश्य की पूर्ति को सही साबित करे। तो हम नैसर्गिक का अर्थ लेने के लिए हम गूगल करा, हमने डिक्शनरी करी, या हमने और कुछ प्राचीन निर्णयों को देखा, शायद वहां पर उसके शब्दों की पहले ही अर्थ निकाल कर रखे हों। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है संविधियों की व्याख्या में बाहरी सहायता का क्या तात्पर्य है। हम ऐसे कौन कौन से स्थान हैं या वस्तुएं हैं या माध्यम हैं जहां से हम व्याख्या कर सकते हैं। जब संविधि की व्याख्या करने हेतु व्याख्याकर्ता अधिनियम के बाहर से सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे बिल का उद्देश्य खंड, पार्लियामेंट की डिबेट आदि, तो उसे बाहरी सहायता कहते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई विधि बनाई और विधि का उद्देश्य है या विधि में थोड़ी कोई त्रुटि है या उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसका एक्सप्लेन करने के लिए और नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हो, उसी को कहते हैं बाहरी सहायता। इसको समझाने का अगर हम प्रयास करें तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एग्जाम है, तो हमें सिर्फ अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, आप इतना ही लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अधिनियम की व्याख्या में हाशिया टिप्पणियों की क्या भूमिका है। प्राचीन काल में जब किसी संविधि के वास्तविक अर्थ के बारे में कोई शंका होती थी, तो कभी कभी हाशिया टिप्पणी की सहायता से भी उस संविधि का उचित अर्थ ज्ञात कर लिया जाता था। परंतु न्यायालयों का आधुनिक मत यह है कि कानून के निर्वाचन में हाशिया टिप्पणियों का कोई योगदान नहीं है। हाशिया टिप्पणी का मतलब है जो प्राचीन काल में जो कहावतें चली आ रही थी, जो हमारे पॉइंट निकल के आते थे। हमने देखा है आजकल जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां हमको दिखाते हैं, उसके अंदर बहुत चीजें छुपी हुई रहती हैं। तो प्राचीन काल में क्या होता था, हम व्याख्या करते थे निर्णय के लिए, तो हम हाशिया टिप्पणी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी टिप्पणियों को नकारा गया है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, परंतुक की व्याख्या के बारे में सामान्य नियम क्या है। परंतुक धारा का भाग होता है और इसे धारा से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई सेक्शन होता है, उस सेक्शन को बिल्कुल सटीकता से बताने के लिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए परंतुक को जोड़ा जाता है, या परंतुक उस सेक्शन की जो परिसीमा होती है उसको एक निश्चित भाग दिखाता है कि ये आप इस सीमा तक आपको अधिकार है कार्य करने का, लेकिन आप इस सीमा से ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे, एक निश्चित सीमा कर देता है। या उसमें एक उपखंड जोड़ देता है कि जैसे कोई चोर है, चोर के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पर लिख दिया कि आप किसी चोर को पकड़कर पीट सकते हो और उसे जेल भेज सकते हो, लेकिन परंतुक में वहाँ पर जोड़ दिया आप चोर को पीट भी सकते हो और जेल भी भेज सकते हो, लेकिन आप उसे 2 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हो, आप उसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं करोगे, आप सिर्फ इतना ही उससे टॉर्चर कर सकते हो जब तक वो हाँगता नहीं है, और हाँगता भी नहीं है तो आप उस पर ऐसा हम टॉर्चर नहीं करोगे जिससे उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति खराब हो जाए। इस प्रकार से परंतुक मतलब उस सेक्शन के पॉइंटों को अच्छे से क्लियर कर देना, उसे परंतुक बोला जाता है। यह धारा को नष्ट नहीं करता बल्कि धारा में शर्त लगा देता है। जैसा भी मैंने एक शर्त बताई है, यदि धारा और परंतुक में संघर्ष हो तो परंतुक को छोड़ा जा सकता है। लेकिन बात करते हैं अगर धारा और परंतुक में क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि इस परंतुक को अगर देखा जाए तो हम निर्णय पर या विधि के उद्देश्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, परंतुक को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर सेक्शन के अनुसार ही कार्य किया जाता है। जैसे अभी बोला था कि कोई जो चोर है गंभीर प्रकृति की चोरी की है और साथ साथ उसने और भी अपराध किए हैं, लेकिन जो सेक्शन है परंतुक कहता है कि आप इसे ज़्यादा नहीं पीटोगे, शारीरिक मानसिक टॉर्चर नहीं करोगे और ना ही इसे 2 महीने से ज़्यादा जेल में रखोगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी कह रही है कि इसे तब तक जेल में रखा जाए कि जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता या तथ्यों का पता नहीं चलता, नहीं तो ये बाहर जाकर और ज़्यादा गंभीर प्रकृति का कृत्य कर सकता है, तो उस परंतुक को क्या है, हटा दिया जाएगा। परंतु किन उद्देश्यों को पूरा करता है, अब ये देखते हैं। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन रख सकता है। पहला है, वह मुख्य अधिनियमिति से कुछ विषयों को अपवाद बनाए या विशेषित करे। दूसरा, वह अधिनियमिति के केवल एक वैकल्पिक परिशिष्ट की तरह कार्य करे जिसका केवल उद्देश्य कानूनी उपबंध के वास्तविक आशय को स्पष्ट करता है। बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, संविधियों की व्याख्या। संरचना में बाहरी सहायता के रूप किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, या रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जब हम बाहरी सहायता से हम संविधियों की या विधियों की व्याख्या करते हैं या उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, या हम निर्णय देने के लिए हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले शब्दकोश, हमारी जो डिक्शनरी होती है हम उससे भी शब्दकोश निकाल सकते हैं, उनका अर्थ जान सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें, जो हमारी प्राचीन काल के जो महाकाव्य होते हैं, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, इस प्रकार से हम उनका अध्ययन करके भी हम निर्णय ले सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधायी इतिहास, पूर्ववर्ती विधान, प्रशासकीय हस्तांतरण, लेखन और वाणिज्य प्रथा, पूर्ववर्ती निर्णय जो पहले जिनमें निर्णय दिया जा चुका है, बाहरी उपकरणों का साक्ष्य, सामान्य विषय वस्तु, अनुरूपी संविधियां, मौखिक या लिखित भूलें, स्थानीय अधिनियम, सामान्य वाक्य खंडों के अधिनियम के उपबंध। इस प्रकार से इसमें से आप 5 या 6 पॉइंट लिख देना। अगर आपको 10 में से 10 पॉइंट याद रहते हैं या ये 12 पॉइंट याद रहते हैं तो आप इन्हें अच्छे से कर देना, नहीं तो आप 6-7 पॉइंट अगर लिखोगे तब भी आपको प्रॉपर नंबर ही एग्जामिनर देगा। कानूनों की व्याख्या में आंतरिक सहायता से, यहाँ पर आकर डंडा लगाने ना से आप क्या समझते हैं। जब संविधि की व्याख्या करने हेतु व्याख्याकर्ता अधिनियम के अंदर दी गई सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे किनारे की टिप्पणी, प्रस्तावना, शीर्षक आदि, तो उसे आंतरिक सहायता कहते हैं। मतलब जब हम कानूनों की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या वो सेक्शन को किस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं, या उसका उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य शीर्षक क्या है। मैंने ये सब चीज़ें आपको प्रस्तावना वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कराई थी, तो यहाँ पर बोला है हम क्वेश्चन को या एक्ट को किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है,
क्या निर्वचन और अर्थान्वयन एक ही हैं? ये अलग अलग भी हैं और एक जैसे ही लगते हैं अलग अलग लेकिन एक जैसे ही लगते हैं। इस संबंध में 3 विभिन्न मत पाए जाते हैं। निर्वचन और अर्थान्वयन एक हैं, दोनों के मध्य विभाजन रेखा क्षीण है, दोनों भिन्न है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। निर्वचन क्या होता है? ये एक वाक्य है, जैसे क्या निर्वचन और अर्थान्वयन एक ही हैं, तो हम इस संपूर्ण क्वेश्चन का अर्थ निकालने का प्रयास करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम खाली क्या का अर्थ निकालने का प्रयास करें। निर्वचन और क्या, और का क्या अर्थ होता है, या एक का क्या अर्थ होता है। इस प्रकार से हम वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द हम क्या है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो उसे अर्थान्वयन कहते हैं। और संपूर्ण वाक्य का या संपूर्ण विधि का जो सेक्शन वाइज है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं निर्वचन। तो लगती तो एक जैसी हैं लेकिन भिन्न भिन्न भी हैं, और दोनों में विभाजन क्षीण है, मतलब दूरी तो है लेकिन ज्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, आज्ञापक, आदेशात्मक या आवद्धकर संविधि से आप क्या समझते हैं? आज्ञापक, आदेशात्मक या आवद्धकर संविधि प्रायः एक ही है, मतलब इन तीनों का अर्थ जो है एक ही होता है। एग्जामिनर अगर आपसे एक वर्ड लिख के आपसे क्वेश्चन करे, जैसे आज्ञापक संविधि से आप क्या समझते हैं, आदेशात्मक संविधि से आप क्या समझते हैं, आवद्धकर संविधि से आप क्या समझते हैं, अलग अलग दे तो आप परेशान ना होना, एक ही अर्थ है इन तीनों का। इन संविधियों का मुख्य उद्देश्य है किसी कार्य विशेष को निर्धारित रीति से किए जाने का आदेश देना है, मतलब जिस प्रकार से हम रूल रेगुलेशन लगाते हैं उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं आज्ञापक, या किसी ने हमें आदेश दिया और उसका हम पालन करते हैं। ठीक है, परिवार में जैसे हमारे मुखिया होते हैं उसी प्रकार से विधि में आज्ञापक विधियां होती हैं। ठीक है, प्राइवेट संविधि से आप क्या समझते हैं? प्राइवेट संविधि से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिसका संबंध व्यक्तिगत मामलों से होता है। व्यक्तिगत मान लो या व्यक्तिगत मान लो, प्राइवेट। और एक होता है सरकारी या लोक नीति। लोक नीति होती है वो संपूर्ण धर्म समाज लोग के लिए समान रूप से लागू होगी, स्त्री पुरुष सबके लिए। ठीक है, एक होती है व्यक्तिगत, यानी किसी एक व्यक्ति से ही संबंधित है। ठीक है, जिनका सार्वजनिक मामलों से या जनसाधारण से कोई संबंध नहीं होता, उसे प्राइवेट संविधि कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, ना कि संपूर्ण समाज के लिए। और ये सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है लोक नीति, जो सभी के ऊपर लगाई जाती है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, सार्वजनिक मामलों से या जनसाधारण यानी लोक नीति के मामलों से या विधि से ये क्या है, अलग रहती है। विधि मान्यकरण विषयक संविधि से आप क्या समझते हैं? विधि मान्यकरण विषयक संविधियों से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिनके द्वारा पूर्व विधियों के दोषों को दूर कर उन्हें विधि मान्य घोषित किया जाता है। मतलब जो पहले की विधि जो होती है, जैसे अभी हमारा आईपीसी 1860 का चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ त्रुटियां या संकेत ऐसे थे जो वर्तमान में सटीक नहीं बैठते थे। अब हमने क्या करा, उसमें क्या है, थोड़ा सा फेरबदल किया है, कुछ पॉइंटों को लिया गया है, नए पॉइंटों को, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको वहां से हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ बोला है विधि मान्यकरण विषयक संविधियों से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिनके द्वारा पूर्व विधियों के दोषों को, जो कमियां हैं, उनको दूर कर उन्हें विधि मान्य घोषित किया जाता है, या ऐसे कार्यों को विधि मान्यता प्रदान की जाती है जो अन्यथा शून्य अविधि मान्य होते हैं। या ये घोषणा कर दी जाती है कि इस विधि के अंतर्गत ये जो पॉइंट है ये अविधि मान्य होगा या ये शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब है नए सिरे से किसी चीज को लागू करना या घोषणा करना। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं? जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे एवं कोई उपबंध प्रभावहीन या निरर्थक न हो। यहां पर बोला है जब हम किसी शब्द का या किसी वाक्य का अर्थान्वयन करते हैं या अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं
और उसका जो अर्थ है एक से अधिक निकलता है। तो ऐसी स्थिति में अब से पहले हमने क्या पढ़ा, जब किसी शब्द के या किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो उस स्थिति में हम उस शब्द को या उस वाक्य को लेते हैं जो विधि के उद्देश्य को पूरा करता हो। तो यहाँ पर क्या बोला है, हम दोनों शब्दों का मेल जोल करके हम दोनों का ही अर्थान्वयन कर निकाल लेते हैं, हम दोनों को ही स्वीकार करते हैं, जिससे कि किसी की भी विधि के अर्थान्वयन का उल्लंघन ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 है, हितप्रद अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं। जब किसी संविधि में प्रयोग किए गए शब्दों का प्राकृतिक अर्थ स्पष्ट रूप से कुछ अवस्थाओं को छोड़ देता है। जो प्राकृतिक अर्थ होता है यानी जो नेचुरल यानी विधि का जो मेन उद्देश्य है, विधि जिस उद्देश्य के लिए लगाई गई है, जिस उद्देश्य के लिए पारित की गई है, उसी उद्देश्य को वो छोड़ देता है, तो शब्दों को खींचतान कर उन अवस्थाओं को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है, जब विधि बनाते समय किसी उद्देश्य के लिए जो लगाई गई है अगर वो गलती से छूट जाती है तो हम खींचतान का मतलब क्या है, हम जबरदस्ती वहां पर कोई नए शब्द या अर्थ उसमें नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, परंतु यदि शब्दों के प्राकृतिक अर्थ उस कानून के उद्देश्य को प्राप्त न कर सकें तो उनके विस्तृत अर्थ दिया जा सकता है, बशर्ते कि ये वो शब्द ये विस्तृत अर्थ लेने के लिए योग्य हो। देखो इस पॉइंट को समझना, नहीं तो आप क्या है घूम जाओगे। यहाँ पर बोला है जो प्राकृतिक अर्थ जो स्पष्ट होता है उसमें अगर कोई शब्द या उसका थोड़ा भाग अर्थ जो निकलता है वो छूट जाता है तो हम उसमें जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। परंतु जो उद्देश्य निकालने का हम प्रयास कर रहे थे प्राकृतिक विधि के द्वारा वो क्या है, गलत है। परंतु यदि शब्दों के प्राकृतिक अर्थ उस कानून के उद्देश्य जो जिस उद्देश्य के लिए लगाए गए हैं को प्राप्त ना कर सके, मतलब जिस उद्देश्य के लिए विधि बनाई गई है और हम प्राकृतिक अर्थ निकाल रहे हैं और वो वहां पर सटीक नहीं बैठ रही है, तो उनको विस्तृत अर्थ दिया जा सकता है, बशर्ते कि यदि वो शब्द यह विस्तृत अर्थ लेने के लिए योग्य हो। तो हम उसका अर्थ निकालने के लिए कुछ चीजें हम जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि जो प्राकृतिक विधि है या जो संविधि है उस अर्थ को स्वीकार करती हो। ठीक है, दंड कानूनों के समान क्वेश्चन नंबर है आपका 18, दंड कानूनों के समान कर कानूनों का भी कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है। दंड के समान कर आरोपित करने वाले कानूनों का अर्थान्वयन भी कठोर होता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में तर्क यह है कि कर का अधिरोपण दंड के अधिरोपण के समान है, जिसे तभी अधिरोपित किया जा सकता है जब कानून की भाषा स्पष्टता ऐसा निर्देश दे। जिस प्रकार से हम कोई किसी विधि का उल्लंघन करता है तो हम उसे दंड देते हैं, उसी प्रकार से जब कोई कर्ज लेता है तो हम उस पर कर लगाते हैं, या वो कोई ऐसा कृत्य करता है या ऐसा कार्य करता है जो दंड से यानी जुर्माने से दंडनीय है, तब हम उस पर कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं या उस पर जुर्माना लगाते हैं। कहने का मतलब यह है। और एक बात और स्पष्ट कही गई है, जिस प्रकार से विधि के उल्लंघन होने पर हम दंड का प्रावधान करते हैं, उसे वो जो दंड है जुर्माने से भी हो सकता है, सजा से भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो दंड में हम क्या है जुर्माना लगाते हैं, जुर्माना यानी एक प्रकार का कर हो गया, उस पर जो थोप दिया गया है। ठीक है, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं, सरकारी ऋण ले लेते हैं और वो उसे नहीं चुका पाते हैं, तो उस पर लोन के ऊपर और टैक्स लगा दिया जाता है और ब्याज थोप दी जाती है। ठीक है, या यहाँ पर ये बोला है कि जिस प्रकार से हम दंड के किसी विधि के उल्लंघन के लिए दंड लगाते हैं, उसी प्रकार से हम विधि के अनुसार ऐसी भाषा स्पष्ट हो और स्पष्ट दी गई हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर, अर्थान्वयन साहचर्य ज्ञायते का अर्थ बताइए। नो सीटर का अर्थ है जानना तथा सोसायस का अर्थ है सहचर्य अथवा सहयोजन। अतः नो सीटर असोसायस का अर्थ है सहचर्य से जानना। जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ सदृश हों तो
एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उनको सजातीय अर्थ में समझा जाना चाहिए। जब एक अर्थ के एक शब्द के एक जैसे ही अर्थ निकलते हो और उनका उद्देश्य भी एक जैसा हो तो उसे सहचरणीय ज्ञायते कहा जाता है। अर्थान्वयन का मतलब क्या होता है? किसी शब्द का हम अर्थ निकालने गए और उसके दो अर्थ निकले और दोनों क्या है, एक जैसे निकले। या कहने का मतलब ये है कि हमने कोई विधि देखी, विधि के अंतर्गत दो सेक्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे को टारगेट करते हैं लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है का अर्थ बताइए। जहां पर दो विपरीत अर्थ संभव हो, न्यायालय उस अर्थ को चुनेगा जो उस पद्धति को जिसके लिए उस कानून को पारित किया गया है बनाए रख कर कार्य करता रहे। यहाँ पर कहा गया है जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं और उसके एक से अधिक अर्थ निकलता है तो ऐसी हम उस अर्थ को चुनेंगे जो विधि के उद्देश्य को पूर्ण करता हो, ना कि उसे छीण करता हो। मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने उसे लगाया है उस अर्थ को ही हम चुनेंगे जो उस उद्देश्य को पूरा करता हो, विधि के को। आगे कर देखते हैं प्रश्न नंबर 21, एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है, क्या अर्थ है बताइए। जहां किसी कानून में किसी विशिष्ट श्रेणी की एक या अधिक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हो तो उसका अर्थ यह होता है कि उस कानून के क्षेत्र में उस श्रेणी की अन्य वस्तुओं को अलग रखा गया है। कहने का मतलब है जब विधायिका विधि का निर्माण करती है उस समय किसी एक उद्देश्य के लिए दो चीजों को वहां पर लिख दिया जाता है। ठीक है, या ऐसा होता है कहीं पर किसी के अधिकारों को दिया जाता है और कहीं उसी अधिकारों को दूसरे अर्थ में छीना जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोला है जो उस स्थिति को देखते हुए, उस निर्णय को देखते हुए, उस केस को देखते हुए जो सबसे ज्यादा उपयोग है या जो छिड़ कर रही है तो वो उपयोगी है तो वो लीजिए, या जो लागू हो रही है, जो ज्यादा ताकतवर है, किसी के अधिकारों को दे रही है और उसके अनुरूप वो सही है तो आप उसे लीजिएगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकतवर है। दोबारा से देखिए, जहां किसी कानून में किसी विशिष्ट श्रेणी की एक या अधिक वस्तुओं का मतलब है दो अर्थों को स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया हो तो इसका अर्थ यह है कि उस कानून के क्षेत्र में उसी श्रेणी की अन्य वस्तु को अलग रखा गया है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए हमने दो चीजों को समाहित किया है और उसका जो हमने अर्थ निकाला है उससे संबंधित सभी चीजों को हटा दिया गया है। विधायिका का यही आशय है, मतलब विधायिका का यही उद्देश्य है। यदि कानून में दो पदावतियां उपयोग की गई हों, मतलब दो अर्थों को प्रयोग किया गया हो या उसमें समाहित किया गया हो, तो जिनमें से एक साधारणता दूसरी को अपने अंदर शामिल करती हो, तो मतलब एक क्या है, ज्यादा ताकतवर है और जो छोटी है, जो तुच्छ है, कम श्रेणी की है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है। मतलब समाहित का मतलब क्या है, उसका अर्थ जो है क्षीण हो जाता है ताकत वाले वाक्य के अंतर्गत। अब सपोज करो जैसे अर्थान्वयन था, हम उसके दो अर्थ निकालते थे। अब हमने दो अर्थ निकाले, एक अर्थ जो है बहुत ही पावरफुल और सटीक बैठा, निकल उसका दूसरा भी अर्थ रहा है लेकिन वो थोड़ा कमजोर है, वो सटीक नहीं बैठ रहा है। जो कमजोर है, ताकत वाला क्या है, उसे ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अपने अंदर शामिल करती हो तो अधिक साधारण अभिव्यक्ति को अपने से बाहर रखती है। अपने से बाहर रखने का मतलब क्या है, न्यायाधीश उसको निर्णय में प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस कमजोर की जो उपस्थिति है वो ताकतवर ने ले ली और जो उसका कार्य था, जो कमजोर विधि थी, उसने पूरा कर दिया ताकतवर वाली विधि ने। अब सपोज करो हमने कोई कार्य करवाया, किया नहीं, कोई कार्य है। ठीक है, अब सपोज करो हमारे 100 बोरी आटा है। ठीक है, और हमने किसी मजदूर से बोला कि आप एक बार में कितनी बोरी ले जाओगे, कि भाई उसने बोला मैं एक बार में 1 बोरी ही ले जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकता।
तो वो 100 चक्कर लगाएगा। अभी हमने दूसरे मजदूर से बात करी कि हमने बोला कि आप एक बार में कितनी बोरी लेके जा सकते हो, तो उसने बोला कि मैं एक बार में 2 या अधिकतर 3 बोरी लेके जा सकता हूं। तो भाई जो एक बोरी लेके जाने वाला था वो तो भाई 100 चक्कर ही लगाएगा, और एक दूसरा जो मजदूर है वो क्या बोल रहा है कि मैं एक बार में 2 बोरी लेके चला जाऊंगा, तो वो 50 या 50 से कम चक्कर लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दूसरा है जो शक्तिशाली है जो 2 बोरी लेके चला जाएगा, तो ये इसके जो अर्थ है भाई, कार्य तो ये भी वही कर रहा है। अगर ये व्यक्ति ना मिले टाइम पर तो क्या है, ये एक एक बोरी जो ढोने वाला है यही कार्य करेगा, लेकिन ये इसके स्थान पर वो मिल गया जो 2 बोरी एक साथ लेके जाने वाला है। तो इसका जो अर्थ है ये क्या हो गया, क्षीण हो गया, ये क्या है, कमजोर कर दिया। तो इसके कार्य को इसने क्या है, समाहित कर लिया, तो इसको क्या है, हटा दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा, इस ताकतवर विधि को लगाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है 22, तात्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम और प्रभावी होती है का अर्थ बताइए। अर्थ क्या है बताइए। जब किसी कानून को पारित किया गया था तो तात्कालीन व्यक्तियों के बारे में यह धारणा है कि वो उसके पारित किए जाने की पृष्ठभूमि तथा उस समय के कारणों से वर्तमान पीढ़ियों के लोगों से अधिक परिचित थे। इसका अर्थ क्या निकलता है, जब कोई विधि वेत्ता यानी जो विधायिका विधि बनाती है, भाई जब विधि बनाती हैं तो हम विधि किसके लिए बनाते हैं, भविष्य के लिए तो विधि बनाते हैं, भूतकाल के लिए तो हम विधि बना नहीं सकते हैं कि जो बीत चुका है हम उसके लिए विधि बना रहे, नहीं। जब कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, और यहाँ पर बोला है कि उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो सोचने की शक्ति है वो ऐसी है जो भविष्य में होने वाले कृत्य को या भविष्य में होने वाली व्यवस्थाओं को सही कर सकती है। ठीक है, और कृत्यों को रोक सकती है। तो उनमें क्या है, दूरदर्शिता होती है, और उसी प्रकार से उसी अनुरूप में वो विधि का निर्माण करते हैं। दोबारा से देखना, जब किसी कानून को पारित किया जाता है, पारित करने का मतलब है लागू किया जाता है या किसी कानून को बनाया जाता है, गया था, तो तात्कालीन व्यक्तियों के बारे में यह धारणा है उस समय के व्यक्तियों के कि वो उसके पारित किए जाने की पृष्ठभूमि तथा उस समय के कारणों से वर्तमान पीढ़ियों के लोगों से अधिक परिचित थे। मतलब अब हम आज ये जो विधि लगाई, जैसे हमारी जो बीएनएस है, कम से कम ये 10 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल कितने वर्ष चले। अब सपोज करो ये 25 वर्ष भी चली, तो ये 25 वर्ष में एक नई पीढ़ी का क्या है, निर्माण हो जाता है, नई पीढ़ी जन्म ले लेती है। तो वो 25 साल बाद क्या बोलेंगे, भाई जो हमारे विधि वेत्ता थे उनको दूरदर्शिता थी, वो भविष्य के बारे में थोड़ा अच्छे से सजग थे और जानते थे। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, व्याख्या के भूतलक्षी परिवर्तन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर है 23, व्याख्या के भूतलक्षी परिवर्तन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक विद्यमान पूर्ण अधिकार या आभार का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक संविधि को भूतलक्षी प्रभाव वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह प्रभाव प्रक्रिया संबंधी मामलों में और वहां जहां अधिनियम की भाषा पर कोई अतिक्रमण न किया गया हो लागू मानना चाहिए। यदि अधिनियम की भाषा से स्पष्ट रूप से दोनों अर्थ स्वीकार किए जा सकते हो तो भूतलक्षी के स्थान पर भविष्यलक्षी ही मानना चाहिए। देखो इस पॉइंट को ना अच्छे से समझना, बहुत नॉलेज वाली चीज है और थोड़ा घुमा फिरा के है, ध्यान देना। जैसे हम किसी विधि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई विधि का उल्लंघन करता है तो हम उसके न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो न्यायाधीश उसका निर्णय देने का प्रयास करते हैं। उस समय कोई ऐसा शब्द होता है या कोई ऐसा शब्द या वाक्य होता है जिसका अर्थ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसका अर्थ निकालने के लिए, उस वाक्य का अर्थ निकालने के लिए, शब्द का अर्थ निकालने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते हैं। पूर्व निर्णय देखते हैं, पूर्व लॉज देखते हैं, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी अन्य काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है,
उस अर्थ को निकालने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो हम विधि यहाँ पर अब जो निर्णय देने वाले हैं कौन सी सटीक बैठती है। एक विधि ऐसी निकली है जो भूतलक्षी स्थान पर कार्य करती है और एक ऐसी है जो भविष्यलक्षी कार्य स्थान पर कार्य करेगी। अब जैसे हमने पूर्व निर्णय से कोई हमने निर्णय अर्थ लिया या कोई शब्द की हमने एक्सप्लेनेशन ली, अब उसको जब हम लगा रहे हैं तो क्या है, वो क्या है, भूतपूर्व है निर्णय। भाई पूर्व निर्णय का मतलब क्या है, जो पहले दिए जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे जब उसे लगाते समय, और हम क्या कहेंगे लगाते समय कि ये पूर्व निर्णय से यानी भूतलक्षी निर्णय से लिया गया है। लेकिन जब हम उसे लगाएंगे तो हम अपने वर्तमान में जब उसे लगा रहे हैं तो भविष्य को देखते हम कहेंगे कि भविष्य लक्षी ही मानना चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व निर्णय से लिया है लेकिन देख उसे वर्तमान में रहे हैं। और उसका जो अर्थ है उसे जब कोई पढ़ने का प्रयास करेगा भविष्य में तो वो क्या ऐसा लगेगा जैसे ये और भी भविष्य के लिए उपयोगी है। और जब हम उस विधि के उद्देश्य को पूरा करना चाहेंगे तो ऐसा लगे कि वो क्या है, भविष्य लक्ष्य है। एक इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा मुझे पता है। देखो ये वर्तमान समय है, यहां पर न्यायाधीश हैं, ये कोई वाद है, इसमें कोई निर्णय देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब निर्णय के लिए हमारे पास क्या है, विधि भी है। निर्णय देने के लिए क्या है हमारे पास, वर्तमान में विधि है जो हमारे विधि वेत्ताओं ने हमारे पास सौंपी है। लेकिन इसमें कुछ निर्वचन या अर्थान्वयन ऐसा है जो हमें करना चाहिए, या तो कोई वाक्य ऐसा है जिसका हमें अर्थ निकालना है, निर्वचन जिसे कहते हैं, या कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थान्वयन यानी हमें अर्थ निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, पूर्व निर्णयों को देख रहे हैं, पूर्व निर्णयों को। और ये कैसे हैं, भविष्य भूतलक्षी हैं। भूतलक्षी का मतलब क्या है, ये पहले जो है लागू किए जा चुके हैं विधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये जो विधि है फिर हमारी नई लग के आई है, नई बन के आई है। अब हम इसे क्या है, वर्तमान में लागू कर रहे हैं। तो हम जब इसे लागू करेंगे तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि हमने इस निर्णय में भूतपूर्व विधि को लिया है, ठीक है। हम वहां पर क्या कहेंगे, वर्तमान विधि के द्वारा हम ये निर्णय दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे इसमें ये निर्णय होना चाहिए, जिससे कि अब आने वाले 10 साल या 15 साल में जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो डायरेक्ट इसके आधार पर आगे भविष्य में क्या है, निर्णय दे सकेंगे, ठीक है। वो फिर आगे को इधर नहीं भटकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने इस सीढ़ी को यहीं खत्म कर दिया और इसके द्वारा ये आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोला है, ये भविष्य लक्ष्य ही मानना चाहिए और उसी को स्वीकार करना चाहिए। सार और तत्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, सार और तत्व क्या है। यदि किसी विधि का तत्व एवं सार किसी विशेष विधानमंडल में विधान के क्षेत्र में पड़ता है जिसके द्वारा वह विधि निर्मित की गई है, तो ऐसी विधि की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वो अनुसांगिक रूप से किसी अन्य विधानमंडल के विधान क्षेत्र के अंतर्गत किसी शीर्षक पर पड़ती हो। इसे एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है, इसको आपको याद करना है और समझने जैसी इसमें कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 25, रंगनीय विधायन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। रंगनीय विधायन, जब व्यवस्थापिका विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी विधायी शक्ति की सीमा से बाहर कार्य करती है। जो व्यवस्थापिका होती है जो विधायी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, लेकिन जो विधि में जो शक्तियां दी गई हैं उससे बाहर जाकर जब वो कार्य करती है, तो इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब हम विधि से बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं वो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यद्यपि विधायिका किसी कानून को बनाने में ऊपरी तौर से अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करती है, तथापि सारता या वास्तव में यह संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करती है। यहां पर बोला है लागू करने में बाहर जाकर लागू करती है, जो विधायिका का उद्देश्य है।
जहां उसकी समय सीमा है उससे बाहर जाकर कार्य करती है। दूसरा क्या है, जब विधायिका विधि का निर्माण करती है तो जो उसके दायरे होते हैं उस दायरे में रहकर वो विधि का क्या है निर्माण करती है, यह शक्तियों का पालन करती है। तथापि सारता यह वास्तव में यह संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करती है। उम्मीद करता हूं ये आपके 25 क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रहती है तो हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपने अच्छे पेपर करके आएँ, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।